हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिलीव दैट यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। देखो, कोई भी हम चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, अगर हम पहले ही उसमें डिसबिलीव दिखाएंगे, आप कोई पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, आप पहले सोच रहे यार मेरा होगा तो है नहीं, मेरा होगा तो है नहीं, मेरा हो, तो डेफिनेटली वो नहीं होगा, क्योंकि आप अपने माइंड को उसी तरीके से ट्रेन करो। फिर आप सोचोगे कि मैंने पढ़ के क्या करना है, मेरा होना तो है नहीं, मैंने एफर्ट लगा के क्या करना है। हो सकता है जैसे मेरे साथ एक एग्जाम हुआ था कि मैं वो एग्जाम देने ही नहीं गई थी कि यार मेरा होना तो है नहीं, मैंने पढ़ाई तो करी नहीं, मेरा होना तो है नहीं, तो क्या करना है एग्जाम देने के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी कि अपने दिमाग को नेगेटिव, आप सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके दिमाग को आपने इस तरीके से रीवायर करना है, रीप्रोग्राम करना है कि हर घंटे में आपने 5 मिनट एक चीज बोल रही है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप ये चीज स्टार्ट करो, देखना आपको कितना डिफरेंस लगेगा अपने अंदर में। आपको हर वो चीज करने की इच्छा खुद से होगी, लेजीनेस दूर हो जाएगी, ठीक है, कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपको बार बार रिपीट करना है अपने आप से, और आप देखेंगे कि आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां जो सबसे पहली परेशानी की मन नहीं लग रहा पढ़ने में, दूसरी परेशानी की लेजीनेस आ जाती है, पढ़ते ही नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, ठीक है, दिमाग डाइवर्ट होता है, वो सब चीजें हट जाएंगी। और ये सब परेशानियां हट गई तो आपका आधा रास्ता तो साफ हो गया। बाकी जो आधा रास्ता बचा वो सिर्फ आपको पढ़ के मेहनत करके पास करना है, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, आधा रास्ता आप वैसे ही पार कर लेते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग इनॉग्रेट करी गई, हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग, हमें नई संसद मिली है, ठीक है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई, बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया गया। पहले विरोध किया गया कि नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे इसका इनॉग्रेशन, राष्ट्रपति को करना चाहिए, राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने की काम है, ये है वो है, पहले ये चीज़ें हुई। उससे भी पहले बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जनता का इतना ज़्यादा टैक्स का पैसा है, क्यों खर्च किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हुई। जब वो बिल्डिंग अब बन के तैयार होने वाली थी और पता था कि अब इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल के बंगले के ऊपर सवाल खड़े किए कि इतना करोड़ों का, वैसे वो भी गलत ही चीज है। आप अपना घर बोलते हैं आम आदमी की पार्टी, क्या आप एक आम इंसान है, क्या आपका घर बनता है 45 करोड़ में? नहीं बनता ना। तो आम आदमी जब है तो आम आदमी का घर तो 45 करोड़ में नहीं बन सकता। तो ये कैसे आम आदमी की पार्टी है जिसका घर 45 करोड़ में बन रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इसके इर्द गिर्द, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा विरोध, बहुत ज्यादा वाद विवाद, ये सब चीजें चली हो रही हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज का सेशन है। The inauguration of the new parliament building by Prime Minister Narendra Modi on Sunday was true to a style he has mastered। बोल रहे हैं जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संडे को, वो बिल्कुल जैसा कि उनका स्टाइल अब बन चुका है ना, कि उनका मास्टर है ये स्टाइल, वो इस स्टाइल के एकदम टॉप नॉच बन चुके हैं कि इनसे ज्यादा तो इस स्टाइल को कोई कर नहीं सकता, या ये जो स्टाइल है वो अगर ये चीज हुई है तो ये मतलब नरेंद्र मोदी ने ही की होगी। तो वो स्टाइल के बिल्कुल उसके अनुसार ही था, ठीक है। क्या था उनका स्टाइल? यूजिंग एवरी ओकेजन टू एडवांस अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स दैट मेनी ऑफ हिज क्रिटिक्स फाइंड प्रॉब्लमैटिक। बोल रहे हैं कि हर एक ओकेशन को, हर एक कोई भी चाहे छोटी से छोटी बात हो, छोटा से छोटा कोई पहलू हो, पल हो, उसको अपनी पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल करना, यानी कि उसमें अपना पॉलिटिकल महत्व भुनाना, अपने पॉलिटिकल मंशा को और आगे लेके जाना, ठीक है। और ये ऐसा स्टाइल है उनका बन चुका जिसको कई उनके क्रिटिक्स जो है उसका विरोध करते हैं और प्रॉब्लमैटिक समझते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है। जैसे आप दिवाली आई, दिवाली पे आपने अपना पॉलिटिकल एडवांसमेंट करने के लिए कुछ नई स्कीम लॉन्च कर दी, है ना, कि उस टाइम पे कर दिया। इलेक्शंस आए, उस टाइम पे कुछ नई स्कीम्स कर दी, कुछ नया वो कर दिया। और जैसे कि हम देखते हैं कि वो कुछ चीजों के बहुत ज्यादा आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं, उनके जो भी भाषण होते हैं उनमें आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो क्या है, वो कुछ क्रिटिक्स को प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि जब वो क्रिटिक्स उन आंकड़ों को तोड़ते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो आंकड़ा है वो इतना नहीं है और बोला इतना ज्यादा जा रहा है, राइट।
तो ये चीज, ये स्टाइल तो उनका मास्टर बन चुका है कि कोई भी पल हो, कोई भी ऐसी चीज हो, घटना हो, वो अपना पॉलिटिकल एडवांसमेंट ले लेते हैं उसमें, उसको कैसे भी, चाहे आप उसको निंदा करो, चाहे आप उसका विरोध करो, पर वो अपना पॉलिटिकल उल्लू तो सीधा कर ही लेते हैं, ठीक है। Mr. Modi presented the aesthetics of the new building as a representation of India's merit diversity. तो मिस्टर मोदी ने जो ये नई बिल्डिंग बनाएगी, इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए, इसकी खूबसूरती इस तरीके से दर्शाई, देखो भाई, अब उसमें हो सकता है डिजाइन इस तरीके का, आर्किटेक्चर इस तरीके का यूज किया हो गया, डिजाइन इस तरीके का यूज किया हो गया कि वो हमारे हिंदुस्तान की जो इतनी विविध डाइवर्सिटी है, यानी कि इतनी विविधता है, जो बहुत ज्यादा संख्या में विविधता है, देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, उसमें भी आगे सब लीनेज, सब कैटेगरीज आगे डिवाइडेड है। उसके बाद कोई बैकवर्ड ट्राइब से है, उनका आर्ट एंड कल्चर अलग है, कोई रूरल से है, उनका आर्ट एंड कल्चर अलग है। तो इतनी ज्यादा विविधता है हमारे देश में, और उस सब को इन्होंने इस बिल्डिंग की खूबसूरती में दर्शाया है, ठीक है। इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारी संस्कृति जो है इतनी ज्यादा, जो प्रख्यात हमारी और प्रमुख हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी उन्होंने दिखाया है। एंड इट्स सोरिंग एस्पिरेशन, और उनके जो बढ़ते हुए एस्पिरेशंस हैं कि हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं, ठीक है, उस चीज को भी उन्होंने दर्शाया। A multi-religious prayer was a part of the ceremony. अब इनॉग्रेशन होता है जब किसी चीज का, तो वहां पे कुछ सेरेमनी होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं, पूजा, आप अपने घर का इनॉग्रेशन करते हैं तो पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। पहले गौ माता को अंदर लेके जाया जाता है, गृह प्रवेश, उसके बाद घर के बाकी सदस्य गृह प्रवेश करते हैं, राइट। तो कुछ रिलीजियस चीजें होती है। तो यहाँ पे कई धर्मों की, ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म की और दूसरे धर्म, सभी धर्मों को वहां पे बुलाया गया, गुरुओं को, और वहां पे सभी धर्मों की प्रेयर्स करवाई गई, ठीक है। बट देयर वॉज नो मिस्टेकिंग दैट हिंदू रिचुअलिज्म ओवरशैडोड ऑल एल्स। लेकिन इस बात में कोई भी दुविधा, शंका नहीं है कि हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे, उन्होंने बाकी सब धर्मों को ओवरशैडो कर दिया, यानी कि उनसे ज्यादा प्रमुखता से उभर कर आए, ठीक है। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे वो बाकी धर्मों के रीति रिवाजों से ज्यादा प्रमुखता से उभर कर आए, ठीक है। बाय वीविंग एन आर्टफुल टेल अराउंड अ सेनगोल, और उन्होंने एक बड़ी ही, वीविंग मतलब गढ़ना, बनाना, ठीक है, उन्होंने बड़े ही एक कलाकार रूप से एक कहानी बुन दी सेनगोल के अराउंड। अब सेनगोल क्या होता है? सेनगोल ना, देखो आपने जब पुराने जमाने के राजा महाराजा देखे होंगे तो उनके हाथ में, जैसे उनकी पोर्ट्रेज अगर आपने देखी होंगी, तो उनके हाथ में एक ऐसे स्टिक सी होती है जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होती है, हीरे जवाहरत से, ऊपर ऐसे राउंड सा कुछ फिगर होता है और छोटी सी स्टिक होती है, उन्होंने ऐसे अपने हाथ में पकड़ी होती है, ठीक है। वो सेनगोल का एक मतलब है। वो सेनगोल पहले जो हमारी राजा महाराजाओं वाली एक राज दरबार वाली ये सब चीजें चलती थी, तो उसमें ये माना जाता था कि जो राजा है, जैसे आप अगर चाइना में या नॉर्थ कोरिया में भी जाएंगे तो वहां के जो वो प्राइम मिनिस्टर जैसे किंग जोंग उन है, या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के, उनको भगवान तुल्य माना जाता है। उनको यही कहा जाता है कि यही हमारे भगवान है, और लोग जो है उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले जमाने में वो राजा के पास में वो सेनगोल इसलिए होता था, वो एक तरह से डिपिक्चर था, इस चीज को डिपिक्ट करता था कि राजा जो है वो भगवान ही है हमारे लिए, और उनके पास ये अधिकार है कि वो हमारे ऊपर रूल करे, हमारे ऊपर शासन करे, ठीक है। और उसी का एक चिन्ह था ये राजदंड, जिसको सेनगोल, इंग्लिश में सेनगोल और हिंदी में राजदंड कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन से सेनगोल की बात की जा रही है? अ स्केप्ट्रे गिफ्टेड to the first prime minister of India by Savite sect of तमिलनाडु। ये उस सेनगोल की बात की जा रही है जो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया था तमिलनाडु के एक सैविटे सेक्ट के द्वारा, यानी कि सैविटे एक समुदाय है, उसके द्वारा हमारे पहले प्रधानमंत्री को ये दिया गया था एक गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। The current dispensation has sought to reimagine the founding principles of India's republican sovereignty। और इसका अब जो इस्तेमाल किया गया है हमारे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में, ये एक तरीके से दोबारा फॉर्म कर रहा है जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पे कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। पार्टीशन हुआ था हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान का, तो मुस्लिम्स जो थे वो वहां चले गए थे, हिंदू जो थे और बाकी धर्म के लोग जो थे यहाँ रह गए थे, जिनने यहाँ रहना था वो यहाँ रह गए थे, ठीक है।
तो ये उस चीज की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये हमारा एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। राजा महाराजा वाली प्रवृत्ति थी, तो वहां पे क्या था, दूसरे धर्म नहीं थे। जब वो तो धीरे धीरे करके इंडिया में आए, धीरे धीरे करके कोई शरणार्थी के तौर पर आया, कोई लूट के इरादे से आया बट यहीं बस गए, ठीक है, कब्जा करने के इरादे से आए, यहीं बस गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे विविधता आई है, लेकिन जो ओरिजिनल यहाँ का माना जाता है, जो ओरिजिनल लीनेज है, वो सनातन धर्म है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं इंडियन की रिपब्लिकन सोवरेनिटी के लिए, उनकी तरफ इशारा करता है, ठीक है। A Sengol symbolized divine right and is now installed in the Assembly of People's Representative। बोल रहे हैं कि सेंगोल जो है वो एक सिंबल था डिवाइन राइट का। डिवाइन राइट मतलब दैव्य शक्ति का, कि भगवान ने इनको अधिकार दिया है कि हमारे ऊपर राज करो, ठीक है। अब ये हमारे लोगों के असेंबली ऑफ पीपल्स जहाँ पे हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां पे ये रख दिया गया है, ठीक है। द सिंबोलिज्म strengthens Tamil Nadu's connection to the political center of India। अब इससे क्या हुआ, सेंगोल देखो तमिलनाडु के एक सेक्ट ने दिया था, एक समुदाय ने दिया था, तो इसका यहाँ पे इतने सालों बाद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये भी बताता है, ये भी दर्शाना चाहता है, या तमिलनाडु के लोगों को ये दिखाना चाहता है, या फिर दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो तमिलनाडु की हमारे सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा अहमियत है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु एक अलग थलग स्टेट पड़ गया है और हमने उनको छोड़ दिया, नहीं, हमारे यहाँ पे तमिलनाडु के लोगों की और वहाँ की कुछ भी वहाँ पे पॉलिटिकल हलचल होती है, उस चीज की यहाँ पे अहमियत है। एंड भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम इट। और भारतीय जनता पार्टी उससे अपना पॉलिटिकल महत्व सही करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु के लोगों को पहली बात तो ये दिखा देंगे वो कि देखो जी, हमने आपका दिया हुआ राजदंड यहाँ पे इस्तेमाल किया, हमारे दिल में आपकी बहुत जगह है, बहुत इज्जत है। फिर अगर आगे इलेक्शन होने वाले होंगे तो वहां पे ये चीज बोली जाएगी कि हमने देखो, आपने हमारे पहले प्रधानमंत्री को दिया था ये, और हमारे यहाँ पे आपकी अहमियत इतने सालों बाद हम लेकर आए उस चीज को। तो वो अपना पॉलिटिकल जो मंशा है उसको भी वहां पे स्थापित करना चाहते हैं। इट इज also notable that the day of the inauguration was also the birth anniversary of V.D. सावरकर। अब ये भी एक नोट करने वाली, गौर करने वाली चीज है, बात है कि जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ वो दिन था, वो जो तारीख थी, वो V.D. सावरकर जो हमारे फाउंडिंग फादर है हिंदुत्व के, उनका जन्म दिवस भी था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि खास तौर पे इस दिन को चुना गया हो, ठीक है। द फाउंडिंग फादर ऑफ हिंदुत्व। A quest to transition Indian republicanism to a new iteration was apparent in the style and substance of the ceremony। अब जिस तरीके की ये सेरेमनी की गई, जो इस सेरेमनी का महत्व रहा, वो भी एक इशारा है इस तरफ का, इस बात की तरफ कि कितनी ज्यादा जद्दोजहद चली हुई है इंडियन रिपब्लिक को ट्रांजिशन करने के लिए, ठीक है। इसको अब रिपब्लिक को ट्रांजिशन करने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद चली है कि देखो वहां पे हमारे धार्मिक रीति रिवाजों का इस्तेमाल किया गया। अब हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो अपने धार्मिक रीति रिवाजों से भूलती जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेंगोल का इस्तेमाल किया गया, राजदंड का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमारे पुराने राजा महाराजा किया जाते थे। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया का जो रिपब्लिक स्टैचर है उसको ट्रांजिशन, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज विदित थी वहां पे जिस तरीके की सेरेमनी हुई उससे। The new building also turns the spotlight tangentially on an approaching challenge of representation that will be upon India within the next decade। बोल रहे अब ये जो नई बिल्डिंग है ये इस तरफ भी इशारा करती है, इस चीज को भी हाईलाइट करती है, हालांकि टेंजेंशियली मतलब सिर्फ छूते हुए गई है, अभी तक उस इशारे की तरफ छूते हुए गई है। किस तरफ कि जो हमारे प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे सामने अगले 10 सालों में जो चैलेंजेस आने वाले हैं। देखो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इंडिया टॉप कर चुका है अब पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। अब आप जो सोचो, पहले अगर 100 व्यक्ति पे एक एमएलए था, सपोज करो, ठीक है, 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक एमएलए या एमपी कर रहा था, अब वो 1000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक एमएलए या एमपी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो वो 100 लोगों की बात आराम से पर्सनली सुन सकता था, अब वो 1000 लोगों पे भी ये होगा कि 2-4 यहाँ से आए, 2-4 यहाँ से आए, 2-4 यहाँ से आए, फिर जाके उनकी बात समझ जाएगी। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सारे 1000 लोगों की समस्या हो, ठीक है। तो हमारी पुरानी संसद में सीट्स उसी हिसाब से बनाई गई थी कि जितना रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो पाए। अब ये हो सकता है इस तरफ का इशारा हो कि अभी तक तो हम लोग जो राज्य हैं उनका विभाजन, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील है, गांव है, उनका विभाजन करते थे एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन अब उनका विभाजन हो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अ नेशन वाइड डीलिमिटेशन विल रीअलोकेट रिप्रेजेंटेशन एज पर द करंट पॉपुलेशन। अब बोल रहे हैं कि देश भर में डीलिमिटेशन किया जाएगा। डीलिमिटेशन मतलब डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब जगह का विभाजन जो है वो दोबारा किया जाएगा। विल रीअलोकेट, और अगर जगह का विभाजन दोबारा से होता है तो रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होएगा, ठीक है। अभी तक अगर ये पूरा एरिया था, ये एक गांव था, तो यहाँ से एक मतलब एक डिस्ट्रिक्ट था या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो यहाँ से एक एमएलए एमपी मान लो, ठीक है, एक ही होएगा। अब अगर मैंने इसको 4 में डिवाइड कर दिया तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी 4 हो गए, 4 एमएलए एमपीज उठकर आएंगे वहां से और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ये जो डीलिमिटेशन की जाएगी, डिमार्केशन की जाएगी, इसकी वजह से हमारे रिप्रेजेंटेशन भी रीएलोकेट होएंगे, यानी कि चेंज होंगे, करंट पॉपुलेशन के हिसाब से होएगा, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट relative reduction of the voice of linguistic minorities of southern states in parliament, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जो रिप्रेजेंटेशन है कम हो जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, ठीक है। सदर्न स्टेट्स की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। The size of Lok Sabha and Rajya Sabha will likely expand in order to avoid any absolute reduction of representation of the states that have stabilized their populations. तो अब ये देखो, ये फर्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लिया, मतलब वहां पे इतना ज्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन नॉर्थ में ज्यादा बढ़ती जा रही है, सेंट्रल इंडिया में ज्यादा बढ़ रही है। तो अब वहां पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होएगा, डिमार्केशन हुआ, 100 लोग हमने पर एमएलए देने, तो वहां पे 100 के तो 10-15 बन गए, और साउथ में 100 के 5 ही बने। तो साउथ से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स निकल कर आए, 5, और नॉर्थ से कितने निकल कर आए, हो सकता है 50। तो 5 का कंपैरिजन 50 से पॉसिबल बहुत मुश्किल मुकाबला है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इस वजह से जो लोकसभा राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो एक्सपैंड होएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि साउथ के लोगों को कम रिप्रेजेंटेशन मिले, वहां से कम एमएलएज या एमपीज आए निकलकर, ठीक है। उन लोगों को कम फायदा मिले जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन वैसे ही स्टेबलाइज कर ली है, उन राज्यों को कम फायदा मिले, ऐसा वो नहीं चाहेंगे, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बढ़ाई जाएंगी। बट दैट मे नॉट बी इनफ टू assuage द फीलिंग्स ऑफ, बोल रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा कि हम जो उनके मन में फीलिंग्स है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, या हमें अधिकार नहीं मिल रहे, या हमारे अधिकारों की अवहेलना हो रही है, इन चीज को कम करने के लिए, इस चीज की इंटेंसिटी को कम करने के लिए ये काफी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी पैल्पेबल अमंग मैनी रीजन्स ड्यू टू द ज्योग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बोल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अभी कई सारे लोगों के मनों में बसी हुई है, ऑलरेडी अपना घर बना चुकी है उन लोगों के मन में, जहां जिनको ये लगता है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन की वजह से हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है और हमारे बारे में जो सरकार है वो कम सोचती है, ठीक है। हो सकता है ना ये फीलिंग हो किसी के मन में कि भाई यार वहां पे तो नॉर्थ के ही अपने आपस में लड़ते जाते हैं, साउथ वालों को तो हम लोगों को देखते नहीं, या ईस्टर्न स्टेट्स को तो हम लोगों को देखते ही नहीं, ये तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यही आपस में लड़ते रहते हैं सारा टाइम, हमारा कौन ख्याल रखेगा, तो हमारा तो ख्याल रख ही नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, कौन जीते कौन नहीं जीते। तो इस चीज को कम करने के लिए ये काफी स्टेप नहीं है कि आप दोबारा डिमार्केशन करो और फिर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, सीट्स बढ़ाओ, ये काफी नहीं है। The BJP wins its parliamentary majority from its strongholds while many states remain outside its sphere of influence. अब बीजेपी भारी मात्रा में मेजॉरिटी में वहीं से जीतती है जहां पे उनका गढ़ है, और जो बाकी स्टेट्स हैं, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है बाकी जो स्टेट्स हैं वो अभी तक उनके इन्फ्लुएंस से बाहर है, यानी कि बीजेपी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर पाई है जिससे जो लोगों के मन में ये विचार है कि सेंटर में केवल कुछ ही गिने चुने स्टेट्स की बात रखी जाती है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होता है,
या हमारी बात नहीं सुनी जाती, इस चीज को, ये जो विडंबना है, ये जो एक विचार बन चुका है लोगों के मन में, इसको तोड़ने में अभी तक के 10 सालों के करियर में, 9.5-10 सालों के करियर में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है। ठीक है, अगर वो हो पाती कामयाब तो डेफिनेटली जिन स्टेट्स में पहले शुरुआत में उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनका उन स्टेट्स में अभी 9 सालों में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका होता, बट ऐसा नहीं हो पाया। दैट मीन्स बीजेपी यहाँ पे फेल हुई है। ठीक है, वो उन्हीं जगहों से जीत रही है जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड है, पहले से जहां पे लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वहीं से वो जीत रही है। उसके अलावा बाकी स्टेट्स में अभी तक उसका स्ट्रांग होल्ड बन नहीं पाया। ऑन 38% of popular votes, the BJP has 55% of लोक सभा सीट्स currently। केवल 38% वोट्स होते हैं बीजेपी के पक्ष में, जिन्हीं की बेसिस पे बीजेपी में अब इस वक्त करंटली 55% लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, दिस इम्बैलेंस विल बी एग्रेवेटेड आफ्टर द डिलिमिटेशंस। ये जो इम्बैलेंस है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा डिलिमिटेशन के बाद में। कैसे? अब देखो, जैसे ये अब हमने देखा कि साउथ के स्टेट से वहां की पॉपुलेशन कम है, स्टेबल है। ठीक है, नॉर्थ के स्टेट से वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब नॉर्थ के स्टेट्स में ही बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, ये सारे जो है ये नॉर्थ के स्टेट्स में ही लड़ रही है। आम आदमी पार्टी, साउथ में तो आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं। बीजेपी का भी धीरे धीरे प्रचार होने लगा है। कांग्रेस ने भी इतने सालों में कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ नहीं बना पाई है वहां पे। ठीक है, तो अब जहां पे पहले 100 लोगों पे नॉर्थ से 1 एमएलए आता था, अब वहीं पे 1000 की पॉपुलेशन हो गई, तो वहां पे 1000 के ऊपर 2 एमएलए आने लग पड़े या 5 एमएलए आने लग पड़े। ठीक है, लेकिन साउथ में तो 500 की ही पॉपुलेशन है, पहले 100 की थी, अब ज्यादा से ज्यादा 300 की हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एमएलए 1-2 एमएलए आएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि ये जो दबदबा है वो और खराब हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलर वोट्स तो उन्हीं एरियाज में से आएंगे, 38% ही पॉपुलर, लेकिन सीट्स जो है 55% के बजाय हो सकता है 70% सीट्स हो जाए। क्यों? क्योंकि रीजन जो है उसका डिवीजन बढ़ा दिया। ठीक है, वही रीजन के 2 या 3 डिवाइड कर दिए आपने, तो वही रीजन से अब आपके 3 एमएलए आ गए या 3 एमपीज आ गए, तो वहां पे डिवीजन बढ़ गया। तो आपका जो ये आंकड़ा है, ये जो इम्बैलेंस है 38 पे 55%, तो वो हो सकता है 38 पे 70 या 90% हो जाए, तो ये बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। द बीजेपी's outreach to regions and communities outside of its current catchment areas is to be welcomed। अब बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी जो भी प्रयास करती है, चाहे वो अपना पॉलिटिकल मकसद सीधा करने के लिए, सही करने के लिए ही हो, लेकिन इस तरीके के रीजन्स में पहुंचने के अगर बीजेपी प्रयास करती है, इस तरीके की कम्युनिटीज को अपनी ओर केंद्रित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी अगर प्रयास करती है, तो ये जो भी उनका कदम होगा उसको स्वागत किया जाएगा। ठीक है, वो स्वागत करने योग्य होगा कि वहां के पे अभी तक लोकल पार्टीज है वो उन्हीं का दबदबा है, कोई दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो नेशनल पार्टी है वो वहां पर अभी पहुंच नहीं पाई है। बट the center and the BJP will have to show more seriousness, sensitivity and maturity to deal with the regional imbalances of India। लेकिन हमारी जो बीजेपी सरकार है या सेंटर की सरकार, बेसिकली अभी सेंटर में बीजेपी है, और सेंटर का मतलब है यहाँ से पार्लियामेंट से। ठीक है, तो पार्लियामेंट को, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को इस मसले के ऊपर बहुत ज्यादा सिंसियर होके, सेंसिटिव होके और बहुत ज्यादा मैच्योर होके सोचना पड़ेगा। जो ये रीजनल इम्बैलेंस आ रहा है कि एक स्टेट से तो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, दूसरी जगह से बहुत कम आ रहा है, फिर उनके बारे में चर्चा भी उतनी कम हो रही है, ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है इसके बारे में बहुत उनको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। फॉर दिस दे विल नीड टू टेक recourse to more than just symbolism। तो अभी वहां पे सेनगुल का आपने प्रयोग तो कर दिया, लेकिन केवल वहां पे सेनगुल का सिंबलिज्म इस्तेमाल करने से पर्पस नहीं है, आपको एक्चुअल में एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनके प्रति अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड प्लान्स लेकर आने पड़ेंगे, जिससे कि वो लोग आपकी तरफ और रुझान आकर्षित कर पाए, केंद्रित कर पाए। तो ये था सारा का सारा पैसेज। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिटिकल एनालिसिस ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बोल रहे हैं कौन सी ऐसी बात है जो क्रिटिकल एनालिसिस हुआ इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का,
उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकती है या उसको दर्शाती है। द इनॉग्रेशन वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज एंड मार्क द बीजेपीज एफर्ट टू अंडरमाइन इट्स पॉलिटिकल कनेक्शन विद तमिलनाडु। बोल रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था वो उसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया कि हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी तरफ उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया, ठीक है, उसको और ज़्यादा उजागर किया गया। और ये एक तरीके से बीजेपी का एक एफर्ट भी था जिसमें कि वो तमिलनाडु के साथ में अपना पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो स्थापित कर सके, बना सके, ठीक है। तो ये तो कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हुआ। नेगेटिव एनालिसिस क्या हुआ यहाँ पे? द इनॉग्रेशन वॉज एन अटेम्प्ट टू रीडिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज रिपब्लिकन सोवरेनिटी बाय लेवरेजिंग हिंदू रिचुअल्स एंड सिंबल्स। बोल रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था ये एक प्रयास था हमारे जो इंडिया की स्थापना के जो रिपब्लिकन सोवरेनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे इंडिया की स्थापना हुई है उनको रीडिफाइन करने का, उनको चेंज करने का, ठीक है, उनको बदलने का। और ये कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे बाकी धर्मों के मुकाबले हिंदू रिचुअल्स को ज्यादा प्रमुखता दी गई, ठीक है, ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी गई। और जो हिंदू रिचुअल्स हैं, हिंदू धर्म है, उनके सिंबल्स भी ज्यादा यूज किए गए। अब सेनगोल है, सेनगोल पारसी समुदाय में नहीं यूज होता, सेनगोल मुस्लिम समुदाय में नहीं यूज होता, क्रिश्चियन समुदाय में नहीं यूज होता, यूज होता है किसमें? हिंदू समुदाय में, ठीक है। तो वो मतलब एक तरह से फिर से वही बताने की कोशिश की गई कि हिंदू जो है वो सुप्रियोरिटी है, ठीक है। तो ये गलत एक मैसेज चला जा रहा है कि हमारी जो रिपब्लिकन वैल्यू है आप उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करें, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। The inauguration was primarily a religious ceremony dominated by Hindu ritualism with literal regard to political implications। बोल रहे हैं जो inauguration था वो एक religious ceremony थी, वो ऐसा नहीं कि उद्घाटन ही था, वो खास तौर पे एक रिलीजियस सेरेमनी थी जिसमें हिंदू रिचुअल्स ने डोमिनेट किया सबको, ठीक है। और उसका केवल और केवल मतलब इतना ही था कि वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बताना चाह रहे थे, जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द इनॉग्रेशन वॉज मेयरली अ पॉलिटिकल इवेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कल्चरल और सिम्बॉलिक कैनोटेशंस। ये भी बिल्कुल गलत है, वहां पे तो सारे सिंबल्स का रिलीजियस सिग्निफिकेंस सब चीज इस्तेमाल की गई, तो डी भी गलत है। व्हाट इशू कंसर्निंग रिप्रेजेंटेशन इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डज द पैसेज हाईलाइट। बोल रहे कौन से इश्यूज हैं जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के मद्देनजर हाईलाइट किए गए? पहला देखते हैं, द लैक ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे धार्मिक डाइवर्सिटी नहीं थी बल्कि हमने देखा कि सभी धर्मों को इंक्लूड किया गया था। तो द डिमिनिश्ड वॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफ सदर्न स्टेट, बोलते हैं कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनकी आवाज जो है वो कम होती गई धीरे धीरे वहां पे, तो उस चीज को दर्शाया गया जो कि सही है। अब जो ये राजदंड था ये इतने सालों से तो कभी सुनने में नहीं आया, आज़ादी के इतने सालों बाद तक। अब ऑल ऑफ अ सडन ये सुनने में आया, दैट मीन्स इतने सालों में उनकी आवाज़ दब चुकी थी जिसको अब हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द जियोग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू द लोकेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, बोल रहे हैं कि जो नई बिल्डिंग है उसकी लोकेशन की वजह से अब जियोग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन होगा, जो कि गलत है। द डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन न्यू बिल्डिंग, बोल रहे हैं कि जो विविधता है, जो विविधता भी नहीं, जो इम्बैलेंस है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन में न्यू बिल्डिंग की वजह से, तो ये नई बिल्डिंग की वजह से नहीं, पहले से ही है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statements based on the passage accurately describes the potential impact of the nationwide limitation of Indian Parliament? बोल रहे हैं कि जो देश भर में इंडियन पार्लियामेंट के लिए डिमार्केशन की जाएगी उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है? द वॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फ्रॉम सदर्न स्टेट्स विल बी एम्पलीफाइड, कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं सदर्न स्टेट्स की उनकी आवाज़ और ज़्यादा सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उनकी आवाज़ को बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि जो डिमार्केशन होगा उससे ये इम्बैलेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है। The number of seats in both the लोक सभा एंड राज्यसभा will be reduced, बोल रहे लोकसभा और राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स कम कर दी जाएंगी जबकि सीट्स बढ़ाई जाएंगी।
द इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलर वोट्स एंड सीट एलोकेशन विल डिक्रीज। बोल रहे हैं जो पॉपुलर वोट यानी कि प्रसिद्धि के अनुसार जो वोट्स मिलते हैं उसके और जो सीट्स एलोकेट की गई हैं उसके बीच में जो इम्बैलेंस है वो कम होगा, जबकि वो और बढ़ने के आसार हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स विद स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशंस may expand to avoid an absolute reduction। बोल रहे हैं कि उन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन जो है जहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए, कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड यानी कि बढ़ेगा, ताकि क्या हो अवॉइड किया जा सके, उनको रिड्यूस करना, ठीक है, टू अवॉइड एब्सोल्यूट रिडक्शन यानी कि वहाँ से जो भागीदारी है वो कम हो जाए, इसके लिए इससे बचने के लिए। तो जाहिर सी बात है यही उनने कहा कि हालांकि होएगा ये कि वहाँ पे ऑलरेडी कम है, उनको हमने ये नहीं सोचने देना कि भाई आपकी पॉपुलेशन कम है तो अब आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, हमने डिमार्केशन करना है बट उनको भी महत्व देना है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब भाई टोन ऑफ द पैसेज तो पूरा पैराग्राफ पढ़ के भर भर के गलतियां, कमियां, खामियां दिखाई गई, तो बहुत ही क्रिटिकल टोन है। राइटर बिल्कुल भी खुश नहीं है बीजेपी से, लगता है ऐसे, ठीक है। उनने बोला कि बीजेपी अपना पॉलिटिकल मकसद हर जगह पे सिद्ध करने की कोशिश करती रहती है। उनने कहा कि माइनॉरिटीज की आवाज़ दबाई गई, सेनगोल का प्रयोग किया गया, उसके रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे सिर्फ सिम्बॉलिक नहीं होना चाहिए था, और भी बहुत सारी चीज़ें कि केवल हिंदू रिचुअल्स बढ़कर सामने आए जो कि गलत है। आप हमारी जो रिपब्लिकन स्टैचर है उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करा है। तो ये पैसेज जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की, चलिए देखते हैं। द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नहीं, उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में तो हमने चर्चा नहीं करी। द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड इट्स सिम्बॉलिक एंड सब्सटैंशियल इम्प्लीकेशंस, बिल्कुल सही कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया और उसका क्या वहाँ पे सिम्बॉलिक महत्व था, उसके महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य पॉइंट्स क्या रहे, उनके बारे में चर्चा की गई। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स इन इंडिया। नहीं, हमने अपने ऐतिहासिक जो धार्मिक रिचुअल्स हैं उनके बारे में भी चर्चा नहीं करी है। हालांकि ये जरूर हुआ कि वहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज अपनाए गए जिसमें हिंदू रीति रिवाजों को ज्यादा उभर कर आने का मौका मिला। Which of the following idioms best describes the Prime Minister Narendra Modi's approach to the inauguration of the new parliament building as per the editorial? तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रोच है इस नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने में, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। देखो, अ चेंज फॉर बेटर, कि ये नई बिल्डिंग जो है वो बेटर चेंज के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए की गई है, ठीक है, यानी कि अब हम इससे नई स्थिति और बेहतर स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा, बल्कि हमें लग रहा है कि स्थिति कहीं और ख़राब ना हो जाए। जो वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन स्टेबल है उनका रिप्रेजेंटेशन कम ना हो जाए, या फिर नई बिल्डिंग है उसका कुछ और ही महत्व ना निकल कर आए, वहाँ पे हम हमारी जो रिपब्लिकन स्टैचर है उसके साथ में छेड़छाड़ ना हो जाए नई बिल्डिंग के उद्घाटन से, ठीक है। तो ये तो नहीं लग रहा। शिफ्ट द स्पॉटलाइट, यानी कि जो अब जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित था उससे ध्यान हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ध्यान भी इधर ही केंद्रित था और उधर ही ध्यान लाया गया है, ध्यान कहीं भी हमारा भटकाने की कोशिश नहीं की गई है। स्मोक एंड मिरर्स, इसका मतलब होता है कि आपको ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है जो असल में हकीकत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की जा रही है, आपको इस बात पे यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। तो एज पर द राइटर, जो मोदी जी हैं या बीजेपी गवर्नमेंट है या बीजेपी पार्टी है, वो केवल और केवल अपना पॉलिटिकल मकसद सिद्ध करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती है और जहां मौका मिलता है वहां पे ये चीजें करती है, ठीक है, जिनका असलियत से दूर दूर का हो सकता है नाता ना हो, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है कि कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आप फेल हो जाए, यानी कि आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिला, ठीक है, तो वो हो गया ड्रॉ अ ब्लैंक। सो ऑप्शन सी स्मोक एंड मिरर्स इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फ्रॉम फॉर प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है
नियम कायदे कानून या फिर मॉरल वैल्यूज या जो हम बोलते हैं ना कि अगर आप इस पद पर हैं, अब एक कोई आईएएस अधिकारी है तो उसका एक प्रॉपर डेकोरम होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का होना चाहिए लोगों की, ये नहीं कि रौब झाड़ रहा है, होना चाहिए ना ऐसा कि उनका एकदम शांत सा, बात को सुनने वाला, सोच समझ के सूझबूझ के साथ आंसर देने वाला, बिना पर्सनल ओपिनियंस को, जैसे अगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति सपोज करो किसी धर्म के प्रति या किसी जाति के प्रति या किसी समुदाय के प्रति पर्सनली अच्छी ओपिनियन नहीं रखता, बट जब आप एक पद पर हैं तो अब आपको उस पद का मान रखते हुए सभी को बराबर ट्रीट करना है, ये हम एक आईएएस अधिकारी से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, उनका प्रॉपर्टी है कि आपसे ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट उम्मीद की जाती है या ये आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन फर्स्ट है डेकोरम। डेकोरम का मतलब भी होता है मॉरल वैल्यूज। ठीक है, कि आपको ये डेकोरम फॉलो करना चाहिए, आपको ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए। डिसएरे, डिसएरे का मतलब होता है कि एक अनटाइडीनेस सी, डिसऑर्गेनाइज सी स्टेट, यानी कि सपोज करो कि आप थोड़ा परेशान चल रहा है, आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका रूम कैसा बिखरा बिखरा सा रहेगा, है ना, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। वो क्या है, वो डिसएरे की स्टेट है कि यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिसएरे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बिल्कुल क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं, अनटाइडी हैं। ठीक है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है। डिसेंशन, डिसेंशन मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, जो जिसकी वजह से कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट जिसकी वजह से बाद में वाद विवाद या फिर मतभेद हो जाए। जैसे यूजुअली हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है कि खाने में ये बनाना नहीं ये बनाना, उस बीच में फिर लड़ाई हो जाएगी कि तुम्हारी पसंद क्यों मानी जाए हमेशा, मेरे कोई अधिकार नहीं है, फलाना फलाना। ठीक है, तो वो क्या है, डिसेंशन। यहाँ पे ऑप्शन ए डेकोरम इज करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब है एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि प्रॉपर्टी से मेल खाता है। दूसरा वर्ड है ओवरशैडोड, इसका हमें एंटोनिम दिखाना है। अब ओवरशैडोड का मतलब होता है कि आपने किसी को ओवरशैडो कर लिया, यानी कि आपने उसके टैलेंट को एक तरीके से दबा दिया, उसको आपने उभर कर सामने आने की इजाज़त नहीं दी, या आप इतना शाइन कर गए कि वो आपके पीछे छुप गया, आपकी परछाई के पीछे छुप गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे को, व्यक्ति को हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो देखो हाईलाइट ऑप्शन फर्स्ट कि आप निखर कर सामने आए, यानी कि किसी और ने आपको ओवरशैडो कर दिया, नहीं, आप निखर कर सामने आए, यानी कि आप उभर कर सामने आए, जितनी भी अंधेरा था, परछाई थी, आप उभर कर सामने आए, हाईलाइट हुए आप। ठीक है, डोमिनेट, डोमिनेट मतलब किसी को दबाना, नीचे झुकाना। सरपास्ट, सरपास्ट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के पार चले गए, ग्रेटर दैन मतलब ज़्यादा ऊपर चले गए, है ना, कि आपने अब वो ये जो छोटी या इमोशनल बैरियर्स हैं आप इनको सरपास कर चुके हैं, यानी कि आप इनके परे जा चुके हैं, अब आपको कोई भी इमोशनल बैरियर नहीं रहा। एक्सीडेड, एक्सीडेड मतलब भी आगे बढ़ना, बहुत अच्छा आगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हाईलाइटेड इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द SIT चार्ज शीट, the captain, who had 2 civilians as his accomplices, mislead his superiors and the police about what transpired during the incident. बोल रहे हैं कि SIT की चार्जशीट के अनुसार जो कैप्टन, अब कैप्टन किस में होता है, फौज में होता है, नेवी में होते हैं, है ना, यानी कि कुछ हमारी डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड बात है। तो जो कैप्टन थे जिनके साथ में 2 सिविलियन भी उनके सहयोगी थे, मिसलेड हिज सुपीरियर्स, उन्होंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको गलत जानकारी दी, मिस इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीड किया और पुलिस को भी मिसलीड किया। what transpired during the incident, यानी कि उस घटना के दौरान में क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में गलत जानकारी दी, यानी कि उन्होंने सच्ची चीज, सही चीज उनको नहीं बताई, गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी दी, गलत घटनाक्रम बताया। ठीक है, फाइंडिंग एन आर्मी कैप्टन गिल्टी ऑफ किलिंग 3 men in a staged encounter in South Kashmir's अमशीपुरा इन जुलाई 2020। बोल रहे एक आर्मी कैप्टन को दोषी पाया गया 3 लोगों की जान लेने के लिए एक स्टेज्ड एनकाउंटर में, स्टेज यानी फर्जी नकली एनकाउंटर में, कहाँ पे, साउथ कश्मीर के यानी कि कश्मीर के सदर्न हिस्से के अमशीपुरा जगह में। ठीक है, और कब की घटना है ये, जुलाई 2020 की है।
A general court martial has recommended life imprisonment for him. जनरल कोर्ट मार्शल क्या होता है? अब आर्मी का जो कोई भी अगर आर्मी के किसी व्यक्ति ने या डिफेंस के किसी व्यक्ति ने अगर कोई गलती की हो तो उनका जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट में नहीं होता. उनका जो ट्रायल है उन्हीं के आर्मी के जो सीनियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वहीं पे आर्मी के जजेस होते हैं, आर्मी के वकील होते हैं, उनके बीच में होता है. ठीक है, क्योंकि वो उनके बीच में क्यों होता है? क्योंकि एक सिविलियन जज है वो उनकी परिस्थिति को नहीं समझ सकता कि एक फौजी व्यक्ति जहां जिस लोकेशन पे वो तैनात है वहां पे क्या स्थिति है और किस स्थिति के दौरान में, किन घटनाक्रमों के दौरान में उन्होंने वो ऐसी कोई घटना की होगी. ठीक है, ऐसा कोई कार्य किया होगा जिसके ऊपर उनको ट्रायल किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसीलिए उनका बेसिक ये होता है कि और दूसरी चीज सिविलियन कोर्ट्स है उनमें केसेस जो है लंबे पेंडिंग रहते हैं. अब आर्मी केस कोर्ट्स हैं उनमें सिर्फ उन्हें आर्मी के केसेस से डील करना है तो वही फैसला लिया जाएगा, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो जाएगा. तो ये चीज होती है, राइट. फिर इसमें क्या हुआ कि आर्मी के जो उनके यहाँ पे ट्रायल किया गया तो उनको बोला गया कि अब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जानी चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द 3 men hailing from Rajouri district were killed in a remote village in Sofia district and dubbed terrorist. बोल रहे हैं जो 3 आदमी जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट से थे वो मारे गए कहाँ पे? सोफिया डिस्ट्रिक्ट के रिमोट इलाके में. ठीक है, एक बहुत दूर दराज के इलाके में, और इनको कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं. ठीक है, इनको आतंकी दर्शाया गया. हो सकता है वो नहीं हो, तभी कोर्ट मार्शल चल रहा हो उनका. ठीक है. The court of inquiry constituted by army found prima facie evidence that the troops had exceeded powers vested under the Armed Forces Special Power Acts. बोल रहे हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी थी, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया था इनके ऊपर, उनने ये पाया शुरुआती जांच में, या उनने प्राइमरी एविडेंस ये पाया कि जो भी टुकड़ी वहां पे गई थी उनके पास ज़्यादा पावर्स थी, और फिर भी उनने क्या किया, उन्होंने उन पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया. जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स है उनके पास में, उसका दुरुपयोग किया. ठीक है, तो ये है सारा का सारा. अब देखो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है ऑप्शन क्यों यहाँ पे बताया गया कि एक आर्मी कैप्टन को गिल्टी पाया गया 3 आदमियों की स्टेज एनकाउंटर में, और कहाँ कहाँ की ये घटना, ये सारा बताया गया. ये हो गया क्यों फर्स्ट. इसके बाद में आता है द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो बैठाया गया उसने ये पाया कि उन्होंने जो स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस एक्ट है उसका गलत इस्तेमाल किया गया. सेकंड. थर्ड आ जाता है हमारा ऑप्शन आर कि इसमें क्या हुआ, 3 लोगों की मौत हुई राजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो आ रहे थे, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, और इनको सोफिया डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट बता के मार गिराया गया. ठीक है. और फोर्थ है कि एसआईटी की चार्जशीट के अनुसार जो कैप्टन है उनके 2 सिविल अकम्प्लाइसेस भी थे, यानी कि सहयोगी भी थे, और इन सब ने पुलिस को और अपने सीनियर्स को गलत जानकारी दी. ठीक है, ये हो गया फोर्थ. तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QSRP. क्यू से देखो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, QRSP या QSRP. तो हमारा ऑप्शन सही QSRP इज करेक्ट. By deploying remote learning technologies through a combination of TV, radio, online and mobile platforms, a large number of institutions were able to cater to the educational needs of their students. बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अगर हम रिमोट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कि रिमोट टेक्नोलॉजीज मतलब कि दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो का, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का. लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यानी कि बड़ी संख्या में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एजुकेशनल नीड्स, दूर दराज के गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई की, एजुकेशन की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने में कामयाब हो पाए हैं. ठीक है. The role of digital technology in education is increasingly becoming crucial globally. बोल रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो रोल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमुख होता जा रहा है. हमारी अब की नई एजुकेशन जो जनरेशन है या अब जो एजुकेशन का सिनेरियो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. एज इट प्रोवाइड्स न्यू एंड इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट टू स्टूडेंट्स,
टीचर्स, पेरेंट्स एंड द लर्निंग प्रोसेस मोर ब्रॉडली। बोल रहे हैं क्योंकि ये नए नए आयाम दे रहा है, नई नई इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, जिससे कि उनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिले, टीचर्स को, पेरेंट्स को सपोर्ट मिले और ओवरऑल उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, अब हमने देखा है कि पहले जब हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे हमें इतना चीज़ें नहीं होती थी। अब जब हम YouTube पे अगर हम रिप्रोडक्शन सिस्टम का या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो हमें वो एनिमेशंस के थ्रू सारी चीज़ें बताते हैं। पहले क्या हमें सारी चीज़ इमेजिन करनी पड़ सकती है और हो सकती है कि किसी की इमेजिनेशन उतनी सही ना हो, किसी की फेलोपियन किसी की जो ये गले वाली जो ट्यूब होती है, किसी की जो गले की ट्यूब होती है, जो हमारी फूड पाइप होती है, वो हो सकता है ऐसे, जैसे हमारी फूड पाइप ऐसे जानी है तो उसकी फूड पाइप ऐसे 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 करके चली हो। ठीक है, इमेजिनेशन का इफेक्ट पड़ जाए तो वो तो जब ड्राइंग बनाएगा या फिर वो जो इमेजिन करेगा वो उल्टा ही इमेजिन करेगा। अब हम लोगों को इतना क्लियर पिक्चोरियल व्यूज दिखते हैं, एनिमेशंस दिखते हैं, तो हमारे को कितनी हेल्प होती है चीज़ों को समझने में। पहले हमें नहीं समझ में आता था मैग्नेटिक लाइन्स कैसे जा रही होंगी, अब हमारे को वो सारी चीज़ें एकदम कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लाइंस कैसे जाएंगी नहीं समझ में आता था। अब वो इतना क्लियर पिक्टोरियल व्यूज है, सब कुछ दिखता है। ठीक है, सब हमें समझ में आता है। अब तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी एजुकेशन सिस्टम की बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक है, अब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम शुरुआत करें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। ठीक है, द कोविड पेंडेमिक हैज मेड दिस प्रोसेस मच फास्टर, रेलेवेंट एंड रोबस्ट। बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से ये जो प्रोसेस है ये और ज़्यादा तेज हो गई। ठीक है, और ज़्यादा तेज हो गई और ज़्यादा रेलेवेंट हो गई, मतलब इसके लिए हमें और ज़्यादा ज़रूरी हो गई, इससे मिलती जुलती हो गई और रोबस्ट हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, कोविड के दौरान स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो कंटिन्यू करवानी थी ना, क्योंकि कोविड कभी ना कभी तो हटेगा, कभी ना कभी तो लॉकडाउन हटेगा। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू करवाने के लिए तरीका क्या निकाला गया, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग, स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरुआत कर दी, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दिए गए, ऑनलाइन ही पेपर चेक किए गए, ऑनलाइन ही मार्क्स मिले बच्चों को। ठीक है, यानी कि पढ़ाई रुकी नहीं। राइट, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और प्रचुर हो गया वो प्रयोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। द G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन कम्स एज अ की डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड। बोल रहे अब G20 की जो एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी उसमें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल जो है उसको डिस्कस किया गया, एजुकेशन में उसका क्या रोल है। ठीक है, और ये भी एक की डेवलपमेंट, यानी कि इस मुद्दे पर, इस मसले पर एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा एक नया कदम है। हाईलाइटिंग अ स्लीव ऑफ प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजिकल मेजर, जो कि इशारा करता है हमारे जो अभी के सिनेरियो हैं, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में, हमारे इसमें क्या मेजर्स इसके लिए लिए जा रहे हैं या क्या लेने चाहिए और क्या इसका पर्सपेक्टिव है, यानी कि आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आगे हम नया स्कोप है इसमें। ठीक है, इस तरफ सभी मसलों की तरफ, इन सभी बिंदुओं की तरफ वो इशारा करता है। ठीक है, तो आर हो गया हमारा सेकंड, इसके बाद हमारा पी हो जाएगा थर्ड। अब वो रिमोट तक कैसे पहुंचे, रेलेवेंट एंड रोबस्ट, कैसे बना वो रोबस्ट, बाय डिप्लॉइंग रिमोट लर्निंग टेक्नोलॉजीज थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी। ठीक है, ये हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और हमारा फोर्थ हो जाएगा एस, क्योंकि यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई जिसमें इस रिगार्ड में, यानी दिस रिगार्ड, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हो रहा है एजुकेशन में, इस रिगार्ड में ये बात की गई। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। तो QRPS, Q से फिर दो बन रहे हैं, QRPS, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Saturday's announcement by the US, the UK and European allies, including France and Germany, of a raft of further restrictive economic measures to increase the costs on Russia for its invasion of Ukraine has just raised the risk of a more widespread economic dash from this war। बोल रहे हैं कि सैटरडे को क्या किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन एलाइज ने, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने, और जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया
कि अब हम और ज़्यादा इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। क्यों? ताकि जो रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के इन्वेजन की कॉस्ट है वो बढ़ती जाए। अब देखो, अगर आपका सपोज करो आपने किससे लोन लिया है, ठीक है, अभी तक आपका वो फ्रेंड था, वो आपको बोल रहा था कि चल तू मेरे को कोई ब्याज मत देना, तू मेरे को लोन दे देना, लेकिन अब वो आपको बोल रहा है कि नहीं मैं तेरे से 10% ब्याज लूंगा, जो कि बैंक से भी बहुत ज्यादा है। तो आपके ऊपर क्या होएगा, आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, राइट। और वही चीज यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है कि रशिया के ऊपर बर्डन डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि रशिया पीछे हट जाए। किससे? यूक्रेन वॉर से, ठीक है। हैज जस्ट रेज्ड रिस्क ऑफ मोर वाइड स्प्रेड। अब ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, इससे क्या हुआ, इससे हमारा अभी देखो, अभी तक हमें पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर से हमारी इकोनॉमी में कितना असर पड़ा है, ठीक है। कोई भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या इकोनॉमिक फेलियर की बात करते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो रशिया यूक्रेन वॉर आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर रशिया के ऊपर हम इतने भारी टैक्सेस लगाने वाले हैं और ज़्यादा इकोनॉमिक मेजर्स लेने वाले हैं, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डैश ऑन फ्रॉम दिस वॉर। अब ये नेगेटिव वर्ड होगी कि इकोनॉमी के ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन आएगा जो कि नेगेटिव नाउन है, ओके। विद अ व्यू टू फर्दर आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल system, the Western allies decided to block selected Russian banks from the SWIFT messaging system that banks and financial institutions use to validate and complete international payment transactions। तो अब रशिया के ऊपर बर्डन डालने के लिए, रशिया को रोकने के लिए कि वो अपना फाइनेंशियल सिस्टम का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सके, उन्हें क्या किया, वेस्टर्न एलाइज ने उनकी सिलेक्टेड कुछ रशियन बैंक्स, कुछ चुने हुए रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर दिया। किस चीज से ब्लॉक कर दिया? स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने से। और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो होता है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो उस टाइम पे बैंक्स आपको ये मैसेज भेजते हैं कि वैलिडेट करने के लिए। अब जैसे हम अगर कोई पेमेंट करते हैं तो हमारे पास ओटीपी आता है ना कि ये ओटीपी डाल दो वहां पे, या फिर हमारे अगर जीपे वगैरह करें तो हमें वहां पे अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, फिर बैंक हमें इन्फॉर्म करता है कि ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, राइट। बट जो ओटीपी सिस्टम है, तो ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके से वही है कि आपकी पेमेंट को वैलिडेट करने के लिए एक स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम ओटीपी सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। वो अगर बैंक यूज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि रशिया से कोई चीज बाहर नहीं जा पाएगी वहां, या वहां से कोई चीज अंदर नहीं आ पाएगी, जिससे क्या होगा, वहां के लोग भी परेशान होंगे और उनके ऊपर इकोनॉमिकली भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, राइट। कि अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आप इनकम कैसे जनरेट करोगे, राइट। They also resolved to impose restrictions on the Russian central bank's ability to assess and dash the country's war chest of an estimated 630 billion in foreign exchange reserve। बोल रहे उन्होंने रशिया के सेंट्रल बैंक की जो एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो एक्सेस कर सकते हैं किस चीज को, कंट्री का वॉर चेस्ट। वॉर चेस्ट क्या होता है, हर एक देश जो है अपने युद्ध के दौरान अगर युद्ध वाली परिस्थिति आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ना एक कुछ रिजर्व बना के रखता है जिसमें उनका पैसा होता है, ठीक है। तो उनने रशियन बैंक के जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर भी ये कुछ नियम इम्पोज कर दिए कि वो अपना वॉर चेस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता, जो कि कितना है, 630 बिलियन डॉलर्स का है एस्टिमेटेड। और कहाँ पर है ये, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है। The immediate impact of these moves on Russia's economy and financial markets have manifested in a sharp depreciation in the value of ruble. The currency tumbled almost 30% intraday to a record low against the dollar in Asian trading on Monday। बोल रहे हैं तो इस चीज़ों का सबसे इमीडिएट एकदम तुरंत प्रभाव क्या हुआ कि रशिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में शार्प डिप्रिसिएशन यानी कि बहुत तेजी से गिरावट आई, ठीक है। आपने मंडे को देखा होगा जो रूपी रूबल का ट्रांजैक्शन है वो एकदम रेड हो रखा था, ठीक है। यानी कि रूपी रूबल के जो रेट है वो गिर रखे थे बहुत ज्यादा, तो इसमें बहुत तेजी से शार्प डिप्रिसिएशन और शार्प कमी आई,
जिसमें क्या हुआ, जो रूबल की वैल्यू है, रूबल क्या है, वहां की करेंसी है, उसकी वैल्यू जो है वो 30% तक गिर गई। ठीक है, 30% की गिरावट आई इंटर डे, मतलब एक ही दिन की ट्रेडिंग में। इंटर डे ट्रेडिंग जो उन्होंने एशियन मार्केट में करी तो डॉलर के मुकाबले 30% इनका रूबल जो है वो गिर गया। और एक अब की बात है, मंडे की बात है, एंड हैज वीकन्ड अबाउट 26% सो फार इन 2022, और 2022 में 26% तक कमजोर हो चुका है। ठीक है, they also forced the country's central bank to more than double the dash benchmark interest rates to 20%, the highest in almost 2 decades, and imposed controls on capital flows। और उन्होंने क्या करा, अपने देश के सेंट्रल बैंक्स के ऊपर भी दबाव डाला, उनको भी कहा कि आप जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो अभी तक बेंचमार्क मतलब एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं उसको भी 20% से बढ़ा दो। ठीक है, जो कि क्या हो गया, अब तक के पिछले 10 सालों के हाईएस्ट पर पहुंच चुका है। एंड इम्पोज, और उन्होंने कैपिटल फ्लो यानी कि कैश, कैपिटल यानी कि कैश, कैश के फ्लो यानी कि अगर आपके एटीएम्स में कैश नहीं है तो आप कैसे यूज करेंगे पैसा, राइट। तो कैश के फ्लो में भी उन्होंने कमी के लिए, कंट्रोल के लिए कहा कि कैश भी ज्यादा हमने मार्केट में फ्लो नहीं करवाना। रशिया's largest lender, Sberbank, found its European dash facing a run on its deposits। बोल रहे हैं कि रशियन जो ये रशिया का जो सबसे बड़ा देनदार है, ठीक है, वो है स्पर बैंक। इसने क्या पाया, इसने पाया कि जो इसके ज्यादातर यूरोपियन अब क्या होंगे, बैंक्स होंगे, ठीक है, वो क्या कर रहे, यूरोपियंस जो वो व्यक्ति होंगे जो वहां पे जिनका पैसा है, या फिर यूरोपियन डिपॉजिटर्स हो सकता है, राइट। फेसिंग अ रन ऑन इट्स डिपॉजिट, रन ऑन इट्स डिपॉजिट मतलब एकदम से सारा पैसा खचाखच निकाल देना। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपको पता चले कि आपका बैंक जो है वो बैंकरप्सी में जाने वाला है या बंद होने वाला है, तो आपका पहला एक्शन, आपका और जो भी लोगों का उनका उस बैंक में खाता है उनका सबका पहला एक्शन क्या होगा, पैसा निकालो भाई अपना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो बैंक जो अगर हो सकता है 1 महीने बाद बैंकरप्ट होने वाला हो या 1 महीने अभी उसके पास टाइम हो, वो रिवाइव भी कर सकता हो, वो एकदम से बैंकरप्सी में आ जाएगा। ठीक है, रन ऑन डिपॉजिट मतलब उसमें पैसे की कमी हो जाएगी। तो वही चीज हो रही है कि उसके जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं या यूरोपियन ब्रांचेस हैं वहां पे धड़ाधड़ पैसा निकाला जा रहा है। ठीक है, विच द यूरोपियन सेंट्रल बैंक वार्न could lead to a unit's failure, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा कि स्बर बैंक के फेलियर की तरफ इशारा कर सकता है। ये ऑब्वियसली बात, मैंने वही चीज आपको बताई कि जहां वो एक बैंक 1 महीने बाद जाके बंद होना था, आपने आज ही सब लोगों ने पैसा निकाला, वो आज ही बंद हो जाएगा। ठीक है, with Russians waiting in long queues outside ATMs on fears like cash shortages, the country's citizens face the real dash of runaway inflation। बोल रहे हैं कि जब रशिया के ज्यादातर लोग जो है एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, क्यों, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अब कैश की शॉर्टेज होने वाली है, कैश नहीं होगा तो खरीदारी कैसे करेंगे। तो अब देश के जो लोग हैं वो उनके सामने अब क्या आ रहा है, रियल चैलेंजेस आने वाले हैं, रियल जो घटनाक्रम है वो आने वाला है कि रनवे इन्फ्लेशन के बाद में, मतलब रनवे इन्फ्लेशन क्या होता है उसका रियल वो अब फेस करने, रियलिटी वो फेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले की तरफ कि वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक क्या होगा फ्रॉम दिस वॉर। अभी तक जो ये टैक्सेस और बढ़ाए गए, इससे अब हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, और ज्यादा गिरावट आएगी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, और ज्यादा इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट तो नहीं होने वाला इस वॉर से, इकोनॉमी में गिरावट आने वाली और ज्यादा। पेंशेंट मतलब होता है फॉन्डनेस, किसी की तरफ बहुत ज्यादा लाइकलीनेस, आपकी क्लास में कोई लड़की पसंद होती है ना, आपको उसकी तरफ स्पेशल फॉन्डनेस होती है, वो तो बोले जी हंस के जहर खा लो, अब खा लोगे, है ना, वैसा चीज कि यहाँ से कूद जाओगे, इसमें क्या है, उसको इम्प्रेस करना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को वो पसंद है। ठीक है, फॉन्डनेस, यहाँ पे फॉन्डनेस की बात भी नहीं हो रही। फॉल आउट मतलब किसी चीज का और ज्यादा दुष्प्रभाव होना, बहुत ज्यादा इसके आफ्टर इफेक्ट्स, गलत आफ्टर इफेक्ट्स होना। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम दिस वॉर। इम्पोर्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस रखना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी फॉल आउट इज करेक्ट। They also resolved to impose restrictions on Russian central bank's ability to assess and
डैश द कंट्रीज वॉर चेस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड 630 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब उनके ऊपर किस चीज़ का इम्पोज लगाया है, किस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो अपना जो वॉर चेस्ट मनी है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलाइज या यूज़ करने वाली बात आएगी। डिप्लॉय, डिप्लॉय मतलब यूटिलाइज करना, यूज़ करना। अब डिप्लॉयज नहीं हो सकता क्योंकि कंट्रीज है ना, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आना चाहिए, राइट। डिप्लॉइंग यानी कि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जबकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में चाहिए, राइट। डिप्लॉयड ये होगी पास्ट की बात, लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, डिप्लॉय। दे ऑल्सो फोर्स्ड country's central bank to more than double dash benchmark interest rates। अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक को कहा कि आप अपना जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो 20 से ज्यादा कर दो, 20% तक कर दो। ठीक है, तो क्या किया, देयर मतलब प्लूरल, यहाँ पे सेंट्रल बैंक एक ही है। ठीक है, तो प्लूरल देयर तो नहीं आएगा, इट्स, यानी कि उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक को कहा तो इट्स इज करेक्ट, सिंगुलर है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट करा तो इट्स इज करेक्ट। हिज तो पर्सनल आ जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक कोई पर्सन तो नहीं है तो हिज नहीं आएगा, इट्स। ये होता है इट इज या इट हैज, तो ये यहाँ पे इट इज या इट हैज भी नहीं हो रहा, इट्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। रशिया's largest lender Sberbank founds its European dash। अब यूरोपियन विजडम को नहीं उनने पैसे निकालने के लिए कहा, विजडम तो हमारा है सूझबूझ, समझ, ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान ने थोड़ी पैसा निकालना है। प्रिज्म मतलब होता है जो हमारा पर्सपेक्टिव है, व्यू पॉइंट है, हमारा ओपिनियन है, नजरिया है। ठीक है, तो यूरोपियन नजरिया भी नहीं, भी पैसा नहीं निकाल रहा। इकोसिस्टम हमारे सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट में भी पैसा। यूरोपियन आर्म, यानी कि यूरोपियन आर्म मतलब हमारी ब्रांच, जो उनकी यूरोपियन ब्रांच है वहां पे बहुत ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है, तो ऑप्शन डी आर्म इज करेक्ट। With Russians waiting in long queues outside ATMs on fears of likely cash shortages, the country's citizens face the real dash of runaway inflation. Face the interdict. Interdict मतलब होता है prohibit करना, तो वो prohibit तो नहीं कर रहे ना किसी चीज को, prohibit और वो प्रोहिबिशन थोड़ी फेस कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट मतलब होता है कुछ चीज इंडिकेट करना, शो करना। ठीक है, तो यहाँ पे रियल शो भी नहीं हो रहा, रियल रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा, रियल प्रोस्पेक्ट जो कि मतलब होता है होप या एक्सपेक्टेशन, या फिर रियल कंडक्ट यानी कि रियल मैनेज या फिर एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे वो रियल प्रोस्पेक्ट फेस करेंगे रनवे इन्फ्लेशन का, यानी कि रनवे इन्फ्लेशन जो आगे दिखाएगा उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऑप्शन सी प्रोस्पेक्ट इज करेक्ट। Of 10.2 lakh government schools in India, only 2.47 lakh have internet facilities। बोल रहे हैं 10.2 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इंडिया में, उनमें से केवल 2.47 लाख ही स्कूल्स हैं जहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज हैं। इन पंजाब 47% ऑफ द स्कूल्स हैव इंटरनेट एक्सेस। पंजाब में 47% स्कूल्स के पास इंटरनेट एक्सेस है। दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर एक्सेप्शंस एज ऑल देयर स्कूल्स हैव कनेक्टिविटी। दिल्ली और चंडीगढ़, नॉर्थ की बात करें ना तो नॉर्थ में दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं, सारे स्कूल्स की दिल्ली और चंडीगढ़ एक्सेप्शंस है, यहाँ के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ठीक है, हरियाणा फेयर्स वर्स एट 29%, followed by Himachal Pradesh at 27.14% and Jammu and Kashmir at 22%। बोल रहे हरियाणा जो है बहुत खराब हालात में है, 29% है वहाँ के स्कूलों की संख्या जिनके पास में इंटरनेट फैसिलिटी है। उसके बाद में हिमाचल आता है 27.14% और उसके बाद में जम्मू कश्मीर आता है 22% पर। ठीक है, अब देखो ऑफ 10.2 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स, ये हमारी होगी ओपनिंग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे को बता रही है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और टोटल कितने हैं, 10.2 लाख स्कूल्स हैं जिनमें से 2.47 लाख में ही इंटरनेट फैसिलिटीज है। अब आगे हम इसका डिवीजन बताएंगे, उसमें बोला जा रहा है दिल्ली और चंडीगढ़ जो है एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इनके सभी स्कूल्स में कनेक्टिविटी है। ये हो गया सेकेंड।
इसके बाद आता है इन पंजाब, पंजाब में 47, अब देखो यहाँ पे 29%, 27, 22 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो सबसे हाईएस्ट किसके पास है? पंजाब के पास है, तो पहले वही आएगा। इन पंजाब 47% ऑफ स्कूल्स हैव इंटरनेट एक्सेस, ये हो गया थर्ड। हरियाणा फेयर्स वर्स एट 29%, ठीक है, ये हो गया फोर्थ। सो PRQS, PRQS ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे भी अगर आप इसको देखें तो केवल एक ही था पी से, है ना, तो आप अगर बाकी अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाते तो आप ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते थे। The just concluded World Championship in Delhi saw 4 Indian boxers grabbing the yellow medal: Nikhat Zareen, Lovlina Borgohain, Neetu Ghangas and Swati Bora। बोल रहे हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुई है, खत्म हुई है, उसमें 4 इंडियन बॉक्सर्स हैं जिन्होंने येलो मेडल यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और क्या क्या नाम है उनके? निखत जरीन, लवलीना, नीतू और स्वाति, ठीक है, ये उनके नाम है। निखत डिफीटेड वियतनाम्स 2-time एशियन चैंपियन न्योंगेन थी टाम टू एम्यूलेट मैरीकॉम्स फीट ऑफ विनिंग द वर्ल्ड टाइटल ट्वाइस। बोल रहे हैं कि निखत ने किसको हराया? 2 टाइम एशियन चैंपियन रही हैं न्योंगेन थीटाम वियतनाम की, उनको हराया टू एम्यूलेट। और ये कहाँ पहुंच गई हैं? मैरीकॉम के एकदम पदचिन्हों पे पहुंच गई हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हैं मैरीकॉम के साथ में, जिनके पास में 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है। तो मतलब निखत ने भी दूसरी बार जीता है ये वर्ल्ड टाइटल, ठीक है, ये चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है। Women's boxing has for long been synonymous with MC Mary Kom, who won 8 World Championship medals, including 6 gold and a bronze at the 2012 London Olympics। बोल रहे हैं कि वुमेन बॉक्सिंग जो है अभी तक वो किस नाम से जानी जाती थी? जैसे अगर हम वुमेन बॉक्सिंग बोले तो सबसे पहले दिमाग में किसकी पिक्चर आती है? प्रियंका चोपड़ा की? नहीं, मैरी कॉम की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार यानी कि 8 बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स जीते हैं, जिनमें 6 गोल्ड हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है जो कि उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जीता था, ठीक है। हर स्टेलर परफॉर्मेंस, उनकी जो स्टार परफॉर्मेंसेस हैं, हैव बीन इंस्पायरिंग अदर फीमेल पगिलिस्ट्स। पगिलिस्ट्स होता है बॉक्सर्स। बोल रहे हैं जो उनकी जो स्टार परफॉर्मेंस हैं वो बाकी फीमेल बॉक्सर्स को भी प्रोत्साहित करती हैं, इंस्पायर करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि वो सभी मुश्किलों से, परेशानियों से लड़कर आगे आए, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करें। अब ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई कि वुमेन बॉक्सिंग को अभी तक किसके नाम से जाना जाता था? मैरी कॉम के नाम से, राइट। तो ये हमारी होगी ओपनिंग स्टेटमेंट। इसके बाद में आ जाएगा कि उनकी जो स्टार परफॉर्मेंस है वो महिलाओं को, बॉक्सर्स को प्रेरणा देती हैं कि वो भी सभी परेशानियों से, परिस्थितियों से लड़कर आगे हैं। इसके बाद में आता है कि जस्ट अभी जो कंक्लूड हुए हैं चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप नई दिल्ली में, उसमें 4 इंडियन बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीता है, योगी थर्ड, और उसी में से इन्हीं में से एक जीतने वाली हैं निखत, जिनके बारे में बताया कि उन्हें 2 टाइम एशियन चैंपियन न्योंगियन को हराया है, और ये मैरी कॉम के समकक्ष आके खड़ी हो गई हैं जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है, ठीक है, ये हो गया 4। ऑलराइट, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RSPQ, ठीक है। R से देखो 2 स्टार्ट है, RSQP, RSPQ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. Denying that its aircraft came into contact with the unmanned aerial vehicle, Russia has stated that the drone, which was detected near the Crimean Peninsula, crashed after sharp maneuvering। बोल रहे हैं ये मना करते हुए कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इस अनमैन्ड व्हीकल, एरियल व्हीकल यानी कि एक ड्रोन जिसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो, उसके कांटेक्ट में आया, ठीक है। इससे तो रशिया ने पूरी तरह से इनकार कर दिया, और रशिया ने स्टेटमेंट क्या दिया कि ये जो ड्रोन है ये हमें क्रिमेनियन पेनिनसुला के पास में मिला था, और वहां पे इसने बहुत शार्प मैनूवरिंग यानी कि करतबबाजी होता है ना, एरोप्लेन्स जब उड़ते, प्लेन्स
एरोप्लेन्स नहीं, जेट प्लेन्स, या फिर हम जब एयर शो देते हैं तो ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके घूम रहे होते हैं, या फिर ऊपर जाके एकदम नीचे आने की कोशिश करते हैं और फिर सीधे चले जाते हैं, तो वही क्या है, करतबबाजी। तो शार्प मैनोवरिंग यानी कि बहुत ही गोल गोल घूम के या बहुत ही अजीब तरीके से करतबबाजी करके वो क्रैश हो गया। ठीक है। रशियन एम्बेसडर टू द यूएस एंड Anatoly Antonov has alleged that UAV deliberately moved towards Russian territory with its transponders turned off। बोल रहे हैं जो रशियन एम्बेसडर है, यूएस में तैनात रशियन एम्बेसडर जो हैं, जिनका नाम है एनाटोली एंटोनोव, उन्होंने कहा कि ये जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि ये जो ड्रोन है, वो जानबूझ के पर्पसफुली रशियन की तरफ, रशियन टेरिटरी की तरफ मूव कर रहा था, और उसका ट्रांसपोंडर जो है वो टर्न्ड ऑफ था। अब ट्रांसपोंडर ऑफ है मतलब हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे, राइट, उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले पाएंगे, तो उसका जो ट्रांसपोंडर ऑफ था वो जानबूझ के हमारी तरफ मूव कर रहा था। According to US military, 2 Russian Su-27 jets not only carried out a reckless intercept of the MQ-9 drone while it was in international airspace, but also dumped fuel on it and flew in front of it in unsafe maneuvers। बोल रहे, और यूएस मिलिट्री के अनुसार क्या हुआ कि 2 रशियन Su-27 जेट्स जो हैं वो बड़े ही बुरी तरीके से इसके पीछा कर रहे थे या फिर इसके पीछे पड़े हुए थे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ये किसके पीछे, MQ-9 जो उनका ड्रोन है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात हो रही है, वो ड्रोन का नाम है MQ-9, इसके पीछे पड़े हुए थे इंटरनेशनल स्पेस में। इंटरनेशनल एयर स्पेस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे बोलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय, बनिए कि वहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, सबकी परमिशन है वहाँ पे जाने की, ये नहीं कि इंडियन बाउंड्रीज में नहीं है वो किसी ऐसी बाउंड्रीज में जहाँ पे सब जा सकते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल एयर स्पेस में था वो, पर उन्होंने क्या किया, उनके जो दोनों Su-27 जेट्स थे उन्होंने उसके ऊपर फ्यूल गिरा दिया। ठीक है। और फिर उसके ऊपर अनसेफ तरीके से गोताखोरी करने लग पड़े, यानी कि अनसेफ तरीके से करतब दिखाते हुए आगे बढ़ गए। Amid the hardening of battle lines in 1-year-old Ukraine war, which has snowballed into West versus Russia conflict, the crash of a US spy drone into Black Sea marks a regrettable escalation in hostilities। बोल रहे हैं जब यूक्रेन रशिया वॉर जो 1 साल हो गया जिसको चलते हैं, जिस बीच में क्या हुआ, ये वॉर जो है और तेज होता जा रहा है और कठोर होता जा रहा है। कब, जब हमारा ये सारा चीज जो है एक स्नोबॉल बन चुका है, यानी कि ये किसके बीच में सिकुड़ गया है, वेस्ट वर्सेस रशिया कन्फ्लिक्ट के बीच में सिकुड़ कर रह गया है। तो उस टाइम पे अगर यूएस स्पाई ड्रोन एक जो है वो ब्लैक सी में क्रैश हो गया, जो कि एक बहुत ही रिग्रेटेबल, यानी कि बहुत ही गंभीर और ऐसी घटना हो गई, ऐसी हॉस्टिलिटीज अब बढ़ चुकी हैं कि अब इनके बारे में हमें बाद में पछतावा हो सकता है। ठीक है। यानी कि ये होना नहीं चाहिए था, पर अब ये हो गया, तो इससे और चीजें हैं खतरनाक होने की, और चीजें आशंका है बढ़ जाने के, बढ़ोतरी होने के। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में क्या हुआ है कि यूएस स्पाई ड्रोन जो है वो ब्लैक सी में जाके गिर गया, जिससे स्थिति और खराब होने की आशंका है। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कि यूएस मिलिट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि यूएस स्पाई ड्रोन है तो पहले यूएस मिलिट्री का कमेंट देख लेते हैं। यूएस मिलिट्री के अकॉर्डिंग 2 रशियन जेट्स ने उनके ऊपर फ्यूल गिराया और उसको, और फिर वो उसके आगे अनसेफ तरीके से गोताखोरी करने लग पड़े। ठीक है। ये हो गया सेकेंड। जब वहीं दूसरी तरफ रशिया ने क्या किया, रशिया ने इन आरोपों का खंडन किया और ये कहा कि हमें तो भाई वो क्रिमियन पेनिनसुला की तरफ दिखाई दिया था, डिटेक्ट हुआ था, और वहां पे हमने देखा कि उसने शार्प तरीके से मैनूवर करा, यानी कि गोताखोरी करी, और वो वहां पे क्रैश हो गया। ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट है। वहीं रशियन एम्बेसडर ने क्या कहा कि यूएस ने जानबूझ के ये हमारी तरफ मूव करा था और इसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ था, तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हमने कुछ नहीं करा, बट वो शायद हो सकता है आपके वहां से उसका रिस्पॉन्स टूट गया हो, ठीक, कनेक्शन टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है, बट हमने कुछ नहीं करा। सो SRPQ ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड जो है यहाँ पे लिखे हुए, इनको हमने चेंज करना है। ठीक है, सही फॉर्म में। एंटोनियो स्ट्राडिवैरी वॉज एन इटालियन हु वॉज बींग मेड वंडरफुल वायलेंस। अब देखो हु इज बींग मेड, तो
मतलब उसको बनाया जा रहा है, बट उसको नहीं बनाया जा रहा जो बनाता था वंडरफुल वायलेंस। ठीक है, हमें ये बताना है कि वो वंडरफुल वायलेंस बनाते थे। ठीक है, वॉज मतलब पास्ट की घटना है, तो हु इज बीइंग मेड यानी कि वो अभी भी बना रहे हैं, उनको अभी भी बनाया जा रहा है, तो उनको नहीं बनाया जा रहा, वो बनाते थे, राइट। सो हु हैव मेड वंडरफुल, अब हु हैव नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर व्यक्ति है, पर्सन है, तो हैव आना जरूरी, हैव गलत यूज हो जाएगा। ठीक है, हु मेक्स पास्ट की घटना है, वॉज एन इटालियन, तो मेक्स नहीं आएगा, मेक्स मीन्स अभी भी बना रहे हैं। ठीक है, हु मेड वंडरफुल वायलेंस, ठीक है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु इज मेड, जो कि बनाए नहीं जा रहे, हु मेड वंडरफुल वायलेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे डिप्लीट वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। डिप्लीट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है, घटौती होना, कमी होना, किसी चीज का स्तर गिरना। ठीक है, अब डिप्लीशन, अगर सपोज करो एक बिल्डिंग है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब उसकी गुणवत्ता गिर रही है, वो बिल्डिंग खराब हो रही है, लेकिन अगर हमने उस बिल्डिंग को रेनोवेट कर दिया, रिस्टोर कर दिया, तो मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ ओल्ड थिंग्स हैज बिकम अ फैंसी बिजनेस एज इट ब्रिंग्स बैक ओल्ड मेमोरीज बट एट अ हाई कॉस्ट। बोल रहे हैं कि अब ओल्ड फैंसी जैसे ओल्ड चीजें हैं, उनका डिप्लीशन होना तो कोई बिजनेस नहीं है ना। हमने देखा है कुछ एंटीक चीजें रखी होती हैं, तो क्या वो डिप्लीट हो रही होती हैं तब उनका बिजनेस बनता है? नहीं, उनको रिस्टोर किया जाता है तब बिजनेस बनता है, राइट। एंटीक चीजें हैं अच्छी, उसको थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा सा चमका धमका के अगर देखा जाए तो उसको हम एंटीक के तौर पर घर पे भी रखते हैं कई लोग, राइट। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस बन चुका है जो हमारी ओल्ड मेमोरीज को लेकर आता है वापस, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो फैंसी ऑफ ओल्ड थिंग्स, फैंसी मतलब होता है बड़ा ही चमका धमका, फैंसी मतलब ख्याल बहुत ही अच्छे। ठीक है, ओल्ड मतलब होता है पुराना, हाई मतलब बहुत ही ऊंचा, और रिस्टोर मतलब कि दोबारा किसी चीज को स्थापित करना या उसके ऊपर रंग दोबारा करना, या उसको एक तरीके से फिनिश करना, नई फिनिशिंग देना, उसके जो भी डिप्लीशन हो रहा है उसको हटा देना। सो ऑप्शन डी रीस्टोर इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी पीडीएफ और ऑडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमने कंटेंट अभी आपको पढ़ाया है या एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सारा का सारा आपको ऐप में मिल जाएगा। तो आपको बार बार ब्राउजर एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है। और आपके एक क्लिक पे, आप कहीं भी बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक क्लिक पे आपको सारा कंटेंट आपकी ऐप में मिल जाता है, ठीक है। तो आप ऐप का इस्तेमाल जितना हो सके करें, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।